बूढ़ा बंगारू जमीन के अंदर से निकले बालू के पास खड़ा होता है। उसे कुछ महसूस होता है और वो बालू को हाथ में लेकर उसे सूंघने लगता है। जैसे ही वो बालू के अंदर से निकली गंध को पहचानता है, वो अपने गुस्से से कांपती आवाज में कहता है, ये तूने कैसे होने दिया मृगांका? तूने उस लड़की को पहचानने में गलती कैसे कर दी? तुझे उसे 12 साल पहले ही मेरे पास लेकर आना चाहिए था। मायापुर गांव में घटित सारी मौतों का वास है उस लड़की में। वो मायापुर में नहीं, मायापुर उसके अंदर है। अगर उस पे काबू ना किया गया तो मायापुर क्या, आसपास का कोई भी इलाका नहीं बचेगा। बूढ़े बंगारू ने उस गरम बालू में जैसे ही पैर रखा, उसके पैर को आग ने जकड़ लिया। वो तेज चिल्लाया और जमीन के उस हिस्से में पल भर में ही विलुप्त हो गया। यहां मृगांका ध्यान में है। उसके कपड़े पसीने से गीले हो गए हैं। वो आंख खोलना चाह रही है लेकिन खोल नहीं पा रही है। कमरे में तृष्णा के आसपास टंगे नींबू का रंग लाल हो चुका है। उसमें लगी मिर्च जल चुकी है। 12 साल की तृष्णा, जिसका चेहरा अभी तक एकदम शांत था, जिस पर मृगांका ने बड़ी मुश्किल से काबू किया था, वो फिर से रंग बदलने लगा था। भयावह दृश्य एक बार फिर सामने था। तृष्णा आंखें खोलती है, जो सफेद रंग की हो चुकी है, और जोरों से हंसने लगती है। उसके दांतों का रंग काले राख के समान दिख रहा था। वो अपनी शैतानी आंखों से चारों ओर देखती है और फिर कमरे में रखे सामान को जादुई तरीके से फेंकने लगती है। बाहर मृगांका को कोई आहट महसूस होती है। मिर्च के जलने से उसे खांसी होने लगती है। वो तृष्णा के कमरे की तरफ भागती है, लेकिन तृष्णा के अंदर मौजूद शक्तियां दरवाजे को सट से बंद कर देती है। मृगांका का डर आंखों के सामने तांडव करने लगा। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, कैसे इसे काबू में करे। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी। वो मंत्रों का सहारा लेती है, शमशान से लाई राख का सहारा लेती है, लेकिन सब कुछ बेकार। मृगांका के पूरे घर में कंपन होने लगती है, जैसे भूकंप आया हो। वो खुद को बचाने को दीवार को पकड़ कोने में खड़ी होती है, लेकिन उस पर बाकी चीजों से वार होने लगता है और जैसे कोई नुकीली चीज उसको घाव देने वाली होती है। मृगांका ऐन वक्त पर मेज के पीछे छुप जाती है। अब बाकी सारा सामान नीचे गिरने लगता है। तृष्णा का ताबूत हिलने लगता है। मृगांका अब करेगी क्या, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो तृष्णा का नाम चिल्लाती है, उसको पूछती है, तृष्णा, तृष्णा, तू ठीक है? और तब एक लंबी चुप्पी के बाद तृष्णा के हंसने की आवाज आती है। ऐसी हंसी जो किसी हैवान की ही हो सकती है। उसकी हंसी से मृगांका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तृष्णा के कमरे का दरवाजा तेज तेज हिलने लगता है। मृगांका हिम्मत कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे खींच ली जाती है। वो जितना उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही तकलीफों से उसे गुजरना पड़ रहा था। लेकिन मृगांका हार मानने वालों में नहीं थी। उसने शायद अपने जीवन के इन 50 सालों में इससे ज्यादा देखा और झेला है। मृगांका के घर के बाहर काली बिल्लियां चक्कर काट काट कर रो रही थीं और घर के अंदर अलग तबाही मची हुई थी। सारा सामान इधर से उधर हवा में उड़ रहा था और नष्ट हो रहा था। मृगांका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कैसे इन सब पर काबू पाए। वो डरी हुई थी। तृष्णा की कमरे में हंसने की आवाज उसको फिर से एक दहशत का संकेत दे रही थी। अब उसके पास एक ही चारा बचा था कि वो प्यार से, ममता के साथ आत्माओं के बीच में उलझी हुई तृष्णा को आवाज लगाए। मृगांका दरवाजे के पास खड़ी होकर तृष्णा का नाम पुकार कर कहती है, तृष्णा बेटा, अपनी मौसी की बात सुन। तू ये सब नहीं करना चाहती है, मुझे पता है।
अपने अंदर किसी को हावी मत होने दे। तृष्णा, तुझे तो फूलों से प्यार है ना? मैं तेरे लिए तेरी पसंद के सारे फूल लेकर आऊंगी। मुझ पर और अपने आप पर भरोसा कर। तृष्णा के कानों में मृगांका की आवाज जाती है। उसका चेहरा बदलने लगता है। वो खुद को काबू करने की हिम्मत करती है, लेकिन नन्ही 12 साल की बच्ची उन 6 आत्माओं से जीत नहीं पाती। मृगांका फिर प्यार से उसे पुकार कर कहती है, देख, तुझे हलवा पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए वही बनाऊंगी। आज तू और मैं साथ में खाएंगे। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं दिखाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये मोह का धागा तुझे कमजोर करे। लेकिन मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूं। अपने अंदर की आवाज सुन, अपनी मौसी की आवाज पहचान। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हवा में उड़ती वस्तुएं स्थिर हो जाती हैं। मृगांका नजर ऊपर कर ये सब देखती है कि तभी तृष्णा का दरवाजा खुलता है। तृष्णा बिस्तर में पालथी मारकर बैठी होती है। उसकी आंखें बंद होती हैं। उसके चेहरे से पसीना तर तर कर बह रहा होता है। तृष्णा की बंद आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो मासूमियत भरी आवाज में मृगांका को पुकारती है, मौसी, मेरे साथ क्या हो रहा है? और हाथ फैलाकर मृगांका से कहती है कि मुझे गले लगा लो मौसी। मृगांका धीरे धीरे उसके पास जाती है। वो तृष्णा की तकलीफ समझ रही होती है। मृगांका की आंखें बच्ची का ये हाल देखकर भर आती हैं। वो तृष्णा के पास पहुंचकर उसके सर में हाथ फेरकर दुलार के साथ कहती है, तू घबरा मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब सीख जाएगी तू। लेकिन मृगांका पर पासा उल्टा पड़ जाता है। तृष्णा आंखें खोलकर उसे देखती है। आंखों का रंग पीला होता है। तृष्णा तेज तेज हंसने लगती है और फिर उसके अंदर से सारी आवाजें साथ बोलने लगती हैं, तू ठीक करेगी सब। तू ठीक करेगी सब, तू सिखाएगी सब। ऐसा कहते ही वो मृगांका का गला पकड़कर उसको हवा में उठा देती है। मृगांका खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन तृष्णा के ऊपर उसकी एक नहीं चलती। मृगांका का धीरे धीरे दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है मानो उसका शरीर सांसें छोड़ देगा। एक 12 साल की बच्ची जो आत्माओं के वश में है, कैसे मृगांका को एक हाथ से उठा सकती है? उसको यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं है। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो खुद को बचाने का प्रयास कर पाए। और फिर मृगांका धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अम्मा की अच्छे से जांच करके बताता है कि उन्हें कोई सदमा लगा है। ऐसे अचानक आवाज का चले जाना उसी वजह से होता है। अम्मा का भय उसके चेहरे में साफ दिख रहा होता है, लेकिन अब वो कैसे बताए किसी को कि उसके साथ क्या हुआ? क्या उसकी बहू उसको भूत बनकर डरा रही है, या छोटे ठाकुर का हाथ जो तृष्णा ने उखाड़ फेंका था वो शापित हो अम्मा को मारना चाहता है? जो भी है, साफ दिख रहा है कि अम्मा की जान को यहां बहुत खतरा है। ठाकुर अम्मा के पास एक घंटी रख देता है ताकि अम्मा को जब भी कुछ जरूरत हो वो घंटी बजा सके। नमन और बड़े ठाकुर इस हादसे से बहुत घबरा जाते हैं। ठाकुर गुस्से में अपनी बंदूक लेकर घर से बाहर निकलता है और दीवान सिंह को गाड़ी लाने को कहता है। नमन समझ जाता है कि ठाकुर मृगांका और तृष्णा की जान लेने के लिए जा रहा है। नमन ठाकुर को रोकता है और कहता है, डैड, अभी अम्मा को आपकी जरूरत है, आप कहीं मत जाइए। ठाकुर जो गुस्से में बौखलाया हुआ होता है नमन से कहता है, वो लड़की और मृगांका अब एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। ये सब उस डायन का ही किया धरा है। ठाकुर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है और नमन उसे फिर रोककर बोलता है, तो ये काम आप मुझे करने दीजिए।
मेरी बहन मरी है और अब अम्मा की यह हालत। मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं उन दोनों को जोकर खत्म कर दूंगा। ठाकुर नमन की ये बात सुनकर रुक जाता है और नमन को कुछ देर देखते रहता है। तू ये कर पाएगा? हाँ डैड, चाचा तक मैं झेल गया, लेकिन अगर अम्मा को कुछ हुआ ना तो मैं न जाने क्या कर दूंगा। आप यहां अम्मा की देखभाल कीजिए, फिक्र मत कीजिए। ठाकुर का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वो दीवान सिंह को नमन के साथ मायापुर गांव जाने का आदेश देता है और कहता है, साएं की तरह नमन के साथ रहना, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। नमन और दीवान सिंह जीप में मायापुर की ओर निकल जाते हैं। जीप जैसे ही गेट के बाहर जाती है, हवेली की हवा कुछ बदल जाती है, क्योंकि जो भी था वो तो जीप में नमन के साथ जा रहा था। अब नमन की जान को खतरा था। छोटे ठाकुर का हाथ नमन की गाड़ी की सीट को पीछे से छूता है, जैसे कि वो उसके बाहर जाने के इंतजार में था। नमन, जो घर से ये कहकर निकला था कि वो मृगांका और तृष्णा को खत्म कर देगा, ये सब होने के पीछे का सच जानना चाहता था। अब उसके अंदर अपनी मौत का डर खत्म हो चुका था। कहते हैं इंसान जब मौत से डरना बंद कर देता है तो मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जीप जंगल की तरफ रुख लेती है। रात बढ़ती ही जा रही थी। रास्ता और डरावना होता जा रहा था। दीवान सिंह नमन को कहता है, छोटे ठाकुर, आप बंदूक हाथ में लीजिए, जंगल का रास्ता आने वाला है। नमन गहरी सांस लेता है और बंदूक को हाथ में लेता है। एक 21 साल का लड़का जिसने बचपन में ही मां को खो दिया और जवानी में बहन को, अब बेखौफ हो मौत की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करने निकल पड़ा है। मां के मरने के बाद नमन को हॉस्टल भेज दिया गया था ताकि वो मां की मौत के जख्म को भर पाए, लेकिन सपना की मौत ने उसके भरे घावों को फिर से हरा कर दिया था। उसने तय कर लिया था कि भले ही उसकी जान चली जाए, लेकिन वो सच का पता कर कर ही रहेगा। जीप अंधेरे जंगल से चली जा रही थी। अजीब किस्म के जानवरों की आवाजें रात को और डरावना बना रही थी, जैसे ये जंगल भी इंतजार कर रहा था इनके यहां से गुजरने का। मृगांका, जिसके घर में मौत पहले ही तांडव मचा रही है, उसके घर अब दीवान सिंह और नमन मौत का न्योता लेकर जा रहे थे। यहां मृगांका का शरीर सांसें छोड़ ही चुका था। तृष्णा के अंदर की आत्माएं अब तृष्णा को हमेशा के लिए अपने वश में करने ही वाली थी कि तभी वहां बूढ़ा बंगारू जमीन चीरकर अवतरित होता है। वो तृष्णा को देखता है और हाथ में पकड़े भाले को, जिसमें नाग का निशान होता है, उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगी तू। भाला जैसे ही तृष्णा के शरीर से लगता है, वो नाग का रूप ले लेता है और तृष्णा को कसकर जकड़ लेता है। मृगांका तृष्णा के चंगुल से छूट जाती है और बेहोश हो जमीन पे गिर जाती है। काली भयानक रात कुछ देर के लिए अब थमी हुई सी प्रतीत होती है। तृष्णा को शांत और काबू में कर नाग फिर से भाले का रूप ले लेता है। बूढ़ा बंगारू उसके बिस्तर के चारों तरफ अपने पैर से एक अदृश्य रेखा बनाता है। मृगांका को वहां से दूसरे कक्ष में लेकर जाता है और मंत्रों के सहारे उसको मूर्छित अवस्था से वापस लेकर आता है। मृगांका धीरे धीरे आंखें खोलती है। बूढ़े बंगारू को अपने सामने देख उसको सुकून मिलता है और वो फिर से धीरे से आंख बंद कर सो जाती है। बूढ़ा बंगारू खुद से कहता है, अब सुबह होते ही सबसे पहले इस लड़की की विद्या शुरू करनी होगी। धीरे धीरे उसे आत्माओं को काबू में लाना सिखाना होगा, तभी सब ठीक होगा। बंगारू विधि की तैयारी करना शुरू कर देता है। वो एक बर्तन में मिट्टी भरकर लाता है। उसमें वही चिन्ह बनाता है जो मृगांका के हाथ में बना हुआ था। मिट्टी के पास वो 6 ग्लासों में पानी भरकर रखता है और सबके अंदर एक काले रंग का धागा डालता है। अंदर तृष्णा शांत तो पड़ी होती है, लेकिन फिर भी शांत नहीं होती। उसके अंदर मौजूद आत्माएं बाहर आना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के दायरे पर पहुंचती, अदृश्य रेखा उन्हें रोक लेती।
वो आत्माएं कोहरे की तरह तृष्णा के बिस्तर के पास मंडरा रही होती है। यहाँ नमन दीवान सिंह के साथ जीप में घने जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाता है और तभी उनके सामने एक पेड़ आकर गिरता है। नमन और दीवान चारों तरफ देखते हैं। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। दोनों पेड़ की टहनी को मिलकर एक कोने में खिसकाते हैं कि तभी जीप की हेडलाइट खुद ब खुद जलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गाड़ी की चाबी को घुमाया हो। नमन और दीवान एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन डर को चेहरे पर झलकने भी नहीं देते। दोनों गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, गाड़ी स्पीड में उनकी तरफ आने लगती है। दोनों जान बचाकर अलग अलग कोने में छलांग लगा देते हैं। नमन गाड़ी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में इन सबके पीछे वो 12 साल की लड़की तृष्णा है या कुछ और। गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। दीवान नमन को आवाज लगाकर पूछता है, छोटे ठाकुर, आप ठीक तो हैं? नमन की आवाज तो नहीं आती, पर तेज सिंह ठाकुर की आवाज जरूर जंगल में गूंजती है। हाँ दीवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये आवाज सुनकर न दीवान डर पे काबू रख पाता है, ना ही नमन। दोनों धीरे धीरे पैरों की आवाज भी ना किए गाड़ी के पास पहुंचते हैं। ये तो चाचा की आवाज थी ना? इस जंगल में चाचा की आवाज कहां से आ गई? तुमने भी सुनी ना दीवान सिंह? हाँ छोटे ठाकुर, मैंने भी सुनी, लेकिन ये हमारा वहम भी तो हो सकता है। 2 लोगों को एक साथ ऐसा वहम? तो कहीं छोटे ठाकुर सच में जिंदा तो? ये कैसे हो सकता है? हम सबने उनकी लाश सामने देखी थी। चलो जल्दी गाड़ी शुरू करो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। दीवान और नमन गाड़ी में बैठते हैं। दीवान गाड़ी की चाबी घुमाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी एक पत्तों से बनी डरावनी आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगती है। नमन चिल्लाता है, जल्दी दीवान सिंह, जल्दी! गाड़ी नहीं चल रही है। कुछ भी करो दीवान, कुछ भी करो। और जैसे ही वो आकृति उन पर हमला करने वाली होती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दीवान फर्राटे से वहां से गाड़ी भगाकर सड़क पे ले आता है। दोनों सड़क पे पहुंच गहरी सांस लेते हैं। क्या था वो? कहते हैं ठाकुर, ऐसे घने जंगलों में कई राज और कई तरह की चीजें छुपी होती हैं, जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। और तभी थोड़ी दूर सड़क पे पहुंचकर जीप के ऊपर किसी की लाश गिरती है। दीवान सिंह जीप पर से कंट्रोल खो देता है और वो खंबे में जाकर टकरा जाती है। जो लाश गिरी थी अब वो कहीं नहीं होती है। बस सुनसान सड़क में दीवान और नमन जीप के अंदर बेहोश होते हैं। मृगांका यहाँ बंगारू को बताती है कि उसे तृष्णा कहाँ मिली और कैसे मिली। बंगारू सब कुछ सुन मृगांका पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। तुझे लाखों बार अभ्यास करने के बाद अपने घाव को भरने की शक्ति मिली। इस लड़की के पैदा होते ही सारे घाव भरने लगे। तूने मुझे इस बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुझे लगा कि जैसे मैंने तुझे पाला है वैसे ही तू इसे पाल लेगी। मृगांका के पास कोई जवाब नहीं था देने को। बंगारू ने फिर आगे कहा, तेरे खानदान का मुझे पता था, लेकिन क्या तुझे इस लड़की का पिछला पता है? क्या तुझे पता है इसको वहां किसने रखा और क्यों रखा? नहीं ना? मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बंगारू, तू मेरा साथ दे दे। इस मासूम की कोई गलती नहीं है। बंगारू गिलासों में भरे पानी की तरफ देखता है और कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन है, और वो कैसे भी पता करना ही होगा। कुछ और है जो इस लड़की को छोड़ नहीं रहा है। कोई डोर है जो इसको अपने साथ लेकर जाना चाहती है। मृगांका ये सुनकर भयभीत हो जाती है। बूढ़ा बंगारू और मृगांका यहाँ सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं और सोई हुई तृष्णा के ऊपर कोहरे की तरह वो आत्माएं मंडरा रही होती हैं।
अगले दिन सुबह 4 बजते ही मदन घर से हाथ में टॉर्च लेकर निकलता है और खुद से कहता है कि बस मृगांका को एक बार छोटे ठाकुर के हाथ वाली बात बता दो, ज्यादा देर नहीं हुई है अभी। वो अपने घर का कच्चा रास्ता पार कर सड़क पर पहुंचता है। चलते हुए उसे सड़क में कुछ दिखता है। वो जैसे ही टॉर्च मारता है एकदम भौचक्का रह जाता है। उसे खंबे से टकराई हुई जीप दिखाई देती है। वो भागकर जीप के पास जाता है, अंदर झांकता है तो देखता है कि दीवान सिंह और नमन बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पड़े हैं। मदन एकटक बस डर में उन्हें देख रहा है। उसके पैर कांप रहे हैं। क्या नमन और दीवान सिंह बच पाएंगे? क्या नमन मृगांका से सच का पता लगा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमय कहानी के अगले भाग से।